अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फहद हुसैन। आज नाज़रीन मैं एक मजमूई जायज़ा लेना चाहता हूं। जिस तरह कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है, वो पिछले 10-12 हफ्ते में हम उससे निपटने के लिए हम कई मराहिल से गुजरे हैं। मुख्तलिफ डिबेट्स हैं जिनमें हमने हिस्सा लिया है। इसमें जो पीटीआई की गवर्नमेंट है और जो अपोजिशन है उसमें इख्तलाफ राय हुआ है। पार्लियामेंट में सेशन हुआ है, उसमें एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी हुई है। और लॉकडाउन के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो काफ़ी हद तक एक रस्साकशी हुई है कि क्या करना चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस वक्त मामलात कुछ ऐसे हैं कि हम एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है गवर्नमेंट ने, ये लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया है, इस उम्मीद पर कि आने वाले दिनों में मामलात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर नहीं होंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में नाज़रीन, मेरे पास कुछ ऐसे मेहमान मौजूद हैं कि मैं उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक बड़ी डिबेट जो है वो करना चाहता हूँ। और वो ये है कि देखिए, अगर हम पिछले 10-12 हफ्ते में जो जो ये बहरानी कैफियत पाकिस्तान में रही है, इसको अगर हम अपने सामने रखें, तो मेरी नज़र में कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में 5 बड़ी नाकामियों की निशानदेही की है। यानी 5 बड़े फेलियर्स हैं जो उभर कर सामने आए हैं, और इन फेलियर्स को जो है हमें सामने रखकर और ये फैसला करना है कि इनसे निपटने का बेहतरीन तरीका क्या है। ये 5 फेलियर्स कौन से हैं, ये मैं आपके सामने रखता हूं। पहला फेलियर है हमारे सेहत के निज़ाम का, हेल्थ सेक्टर। आप देखिए कि इसमें जो हमारा हेल्थ का सेक्टर है उसकी जो कमजोरियां हैं वो एक बुरी तरह एक्सपोज हुई हैं। यानी अभी जो है वो उस तरीके से हमारे ऊपर उस तरह का दबाव नहीं है जितना कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ मगरबी ममालिक में है। लेकिन उसके बावजूद ये बात साबित हो गई कि खुदा न खास्ता अगर हालात थोड़े से और ख़राब हुए तो ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है कोलैप्स कर जाएगा। तो जो जो बुरा हाल था हमारे सेहत के निज़ाम का, वो बुरी तरह एक्सपोज हो गया इस बहरान में। ये पहला फेलियर है, हेल्थ का फेलियर ऑफ हेल्थ सिस्टम। दूसरा नाज़रीन हमारा फेलियर है हमारी इंफॉर्मेशन का फेलियर, यानी जो हमारा इत्तलाती निज़ाम है। और उसको मैं क्यों कहता हूं, देखिए, ऐसा वक्त जब पूरे मुल्क के हर शहरी को रियासत ने ये बावर करवाना था कि ये कितनी खतरनाक ये बीमारी है और इसके हवाले से किस तरह की एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी चाहिए, और ये सारा कुछ उसने करना था अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए, अपने कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए। लेकिन हम बुरी तरह उसमें फेल हुए, क्योंकि 8, 10, 12 हफ्ते के बाद आज हमें इसके अलावा कि हमें हाथ धोने चाहिए और मास्क पहनना चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ मालूम नहीं है। तो बहुत ही खौफनाक फेलियर रहा है हमारी इत्तलाती निज़ाम का। तीसरा नाज़रीन हमारे सियासी निज़ाम का, यानी हम बड़ी गालियां देते हैं और बुरा भला कहते हैं अपने निज़ाम को, लेकिन जब ये बहरान आया है, एक क्राइसिस आया है, एक इमरजेंसी आई है, तो उसमें आप देखिए कि ये सियासी निज़ाम की जो कमजोरी है वो उभर कर सामने आ गई। यानी इतने बड़े बहरान में भी अगर ये निज़ाम उस तरीके से काम नहीं कर सकता, अगर हमारी सियासी जमातें जो हैं वो अपने जो जो जाती इख्तलाफात हैं उनसे बालातर होकर और मिलकर एक इतनी बड़ी बहरान का मुकाबला नहीं कर सकती, तो इससे ज्यादा हमें क्या सबूत चाहिए कि इन टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी ये सियासी निज़ाम जो है ये उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकता। ये तीसरा फेलियर है। चौथा है हमारे गवर्नेंस सिस्टम का फेलियर, हुक्मरानी का जो हमारा निज़ाम है। यानी आप देखिए कि हमारी इतना बड़ा हमने जो है वो 70 साल से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने रियासत में, अपने निज़ाम में, लेकिन आज के दिन जब वक्त आया, एक बहरानी कैफियत आई, इमरजेंसी आई, तो ये ऐसा निज़ाम है कि हम 2-2.5 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए अपने शहरियों को खिला तक नहीं सकते, उन्हें फीड तक नहीं कर सकते। यानी हमारा निज़ाम यहाँ पे कोलैप्स होने वाला था कि वजीर आजम बार बार कह रहे थे कि हम क्या करें, हम लॉकडाउन नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने लोगों को खिलाएंगे कैसे। तो यानी इस हुक्मरानी, इस गवर्नेंस सिस्टम का फायदा क्या जब एक इमरजेंसी में वो काम ना कर सके जो उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। तो ये हो गया चौथा फेलियर। और पांचवा फेलियर नाज़रीन, आखिरी और पांचवा फेलियर हमारा रियासती निज़ाम का फेलियर है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए, अगर वो रियासत, यानी हमारी रियासती फुटप्रिंट पाकिस्तान में बहुत बड़ा है, अगर इतनी बड़ी रियासत जो है वो अपने शहरियों को फीड नहीं कर सकती, खिला नहीं सकती, उन्हें उन्हें उन, उनका जो सेहत का ख्याल नहीं कर सकती, उनको बर वक्त इत्तलात फराहम नहीं कर सकती और उनसे अपने अहकामात पे अमल दरामद नहीं कर सकती, तो फिर इतनी बड़ी रियासत का फायदा क्या। ये एक फेलियर, एक खौफनाक फेलियर है। और इस फेलियर को सामने रखते हुए हमने देखना है आने वाले दिनों में जब हम कोरोना से इंशाल्लाह निपट जाएंगे तो इन मजमूई
जो फेलियर्स हैं इनका हम क्या करेंगे, किस किसको मुर्द इल्जाम ठहराएं और किससे ये मुतालबा करें कि इन तमाम फेलियर्स को अब कामयाबियों में ट्रांसलेट करें। ये कैसे हो सकता है, इस पर हम बात करते हैं। तीन मेरे पास मेहमान मौजूद हैं और तीनों क्योंकि शोबा सियासत से ताल्लुक रखते हैं, हुक्मरानी गवर्नेंस के इश्यूज को अच्छी तरह समझते भी हैं, उनमें हिस्सा भी ले चुके हैं, हुकूमतों हुकूमतों का हिस्सा भी रह चुके हैं, तो वो जानते हैं कि मैं ये जिन फेलियर्स की बात कर रहा हूँ ये क्यों है। मेरे पहले मेहमान है जनाब हुमायूं अख्तर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं और गवर्नेंस को बड़ी करीब से देख चुके हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, अपनी पार्टी के सरगर्म रुकन है और पाकिस्तान की जो सियासत है उसके जो उसकी कमजोरियां और उसकी जो स्ट्रेंथ है उनको अच्छी तरह जानते हैं। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, लंबी इनिंग सियासत में खेली है और गवर्नेंस को ये भी बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं अगर शुरू करूं फैसल करीम कुंडी साहब आपसे, आपकी गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान में बड़ी हुक्मरानी की है, ये आप मेरे से अग्री करेंगे कि ये पिछले 10 हफ्ते में हमारे तमाम तर निजाम बुरी तरह एक्सपोज हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाज साहब, आपने एक ओपनिंग जो रिमार्क्स दिए अपने तरीके से, आपने एक अच्छे रिमार्क्स दिए। आपने बताया कि जी जब हमारा अभी जो सेहत के निज़ाम के मुताबिक जब कोरोना आया तो हमें अपने सेहत के निज़ाम देखें। इस वक्त जो है जो एमरजेंसी इस मुल्क में कोविड-19 की वजह से आई हुई है, ये कोई आम एमरजेंसी नहीं है, ये बहुत बड़ी एमरजेंसी है। इसमें अगर आप फ़ॉरेन कंट्रीज़ को भी देखें जिनका हेल्थ का निज़ाम बहुत अच्छा था, वो भी इससे जो है वो मतलब मुकाबला नहीं कर सके। लेकिन मैं इससे अपनी जान नहीं छुड़वाऊँगा कि अगर अमेरिका या यूके या चाइना मुकाबला नहीं कर सकते तो हमने क्यों मुकाबला नहीं किया। हाँ, हमारे सेहत के निज़ाम में ख़राबियाँ हैं। हमारे माजी में अगर आप देखें फ्लड आए हैं तो हमें उसमें भी पता चला कि हमारी क्या ख़ैमा है। हमें जब ज़लज़ला आया तो हमें उसमें भी पता चला कि हमारे उसमें क्या ख़ैमे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर एक और उठता है फाज साहब कि हमने जब ज़लज़ला आया गालिबन उस वक्त हमने एक इदारा बना दिया NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो इदारा है। फिर उसके बाद उनके जो प्रोविंशियल है PDMA हमने बना दिए। तो हमारा ये भी सवाल बनता है जहाँ पर हुकूमत के सेहत के निज़ाम के ऊपर सवालात उठते हैं तो NDMA के ऊपर भी सवालात ये उठते हैं कि आप जो इतने अरसे से आपको फंडिंग हो रही है और आपने एक निज़ाम बनाया था तो वो निज़ाम आपने NDMA डिज़ास्टर के लिए क्या कुछ किया, वो कुछ नहीं हो सका। अगर आप वज़ीर आज़म साहब की स्पीच देखें तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत पहले पता चल गया था कि ये जो जनवरी में गालिबन के कोरोना आ रहा है और हम उसकी तैयारी कर रहे थे, तो क्या NDMA ने क्या तैयारियाँ की। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि उन्होंने कहा कि जी वो टिड्डी दल के लिए भी जो है हम तैयारियां कर रहे थे थ्रू MDMA, तो उसके लिए भी कोई खातिर खा कोई चीज़ ऐसी नहीं आ सकी। देखें, अब सवाल ये उठता है कि कोरोना को हमने किस तरह फेस करना था। देखें, कोरोना को हमने मिलकर करना था लेकिन हम वो मिलकर नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। आप जब देखें, जब हम सिंध में लॉकडाउन कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर सिंध ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अक्रॉस द बोर्ड बुलाकर चीफ मिनिस्टर हाउस में वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने वो काम किया। लेकिन PTI के हमारे भाइयों ने फेडरल गवर्नमेंट ने वो काम नहीं किया। फिर जैसे हमने ट्रेडर्स के साथ बैठे, हम इसके साथ बैठे, मजहबी रहनुमाओं के साथ बैठे, हम ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठे, इस तरीके से हमें एज ए टीम काम करना था, जो अनफॉर्चुनेटली हम एज ए टीम काम पाकिस्तान में नहीं हो सका और सियासत की नहीं। आज अगर आप देखें, आज की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले मेरा आखिरी एक पॉइंट जी आप मेरा आखिरी पॉइंट है कि सिर्फ मजमूई तौर तो ये क्लियर है, ये तो आप मानने को तैयार हैं कि अगर आप एक सेकंड के लिए अपने आप को पीपल्स पार्टी का एक रुकन ना समझें बल्कि एक सियासतदान समझें, तो ये अगर एक आम शहरी जो है अगर ये कहे कि जनाब ये आप तमाम लोगों का ये फेलियर है कि हम इतने बड़े बहरान में काबू नहीं पा सके या हमारी फेलियर्स या हमारी कमजोरियां एक्सपोज हो गई हैं, तो ये एतराफ तो मेरे ख्याल है हमें करना चाहिए। देखिए फाज साहब, बिल्कुल वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम टीवी टॉक शोज़ पे जब शाम को बैठते हैं, आप मेजॉरिटी टॉक शोज़ देखें या आप अभी पार्लियामेंट का सेशन देखें, तो वो लोग देख रहे हैं कि हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। हम कोरोना से नहीं लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं इस वक्त। आप टॉक शोज़ में देखें, हम कोरोना के लिए शायद मशवरे कम दे रहे हैं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप अगर पिछले 2-3 दिन से देखें, आप KPK, आप बलूचिस्तान, आप पंजाब के हमारे जो वज़रा हैं या एडवाइज़र्स हैं इतलात के,
वो हमें कोरोना पे कम दे रहे हैं मालूमात, और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा पॉलिटिकल ज़्यादा दे रहे हैं, पॉलिटिक्स ज़्यादा कर रहे हैं। हमें तो चाहिए थे हम नुमाइंदों की, हम इंफॉर्मेशन की जो मिनिस्टर्स हैं या एडवाइजर्स हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी में से देखते हैं कि हमें बताएंगे, हमें अपडेट करेंगे कि हुकूमत ने कोरोना के हवाले से क्या किया। लेकिन अब वो चीज़ें भी पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो रही हैं। मैं जरा तारड़ साहब को इन्वॉल्व कर लूं, पुंडी साहब फिर आगे चलते हैं। तारड़ साहब देखिए, अगर हम एक सेकंड के लिए पीटीआई या पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी से बाहर निकलें, मुझे पता है कि मुश्किल है ही करना, लेकिन ये एक ऐसी तल्ख हकीकत है जो इस वक्त हर पाकिस्तानी को उसका सामना है, और वो ये है कि हम मुस्तकिल तौर पर, यानी हमारी जिंदगियों में सियासत का बड़ा अहम रोल है। हर वक्त हम जो है वो सियासी गुफ्तगू भी करते हैं, हम आपस में हमारी जो सियासी वाबस्तगियां हैं वो भी हैं, हम सारा कुछ करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है सियासतदानों को और तर्ज सियासत को और रियासती उमूर को डिलीवर करने का, तो वहां पे हम फेल हो जाते हैं। तो यानी आप एक सियासतदान है, आपको भी ये एक तरीके से एक अफसोस तो हो रहा होगा कि ये जो आप तमाम लोगों पे जो जजमेंट पास हो रही है, ये बड़ी ही मनफी किस्म की जजमेंट है तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया फहद साहब। बड़े टेस्टिंग और टफ टाइम्स हैं, और अल्लाह ताला बनी नौ इंसान पे, तमाम दुनिया के जो सिटीजन्स हैं उन पे अपना रहम करें और इस वबा से निजात हमें दें। बट आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि इन टफ टाइम्स के अंदर भी एक डिस्कॉर्ड है, एक डिस्कनेक्ट है, लैक ऑफ कोहीजन है, आपस में हमआंगी नहीं है और कौम डिवाइडेड नज़र आती है। मगर फहद साहब बात यह है, माजी में ऐसे बड़े मौके आए हैं जब इस कौम ने बड़ी रेजिलियंस दिखाई है, बड़ी यकजहती दिखाई है और मुत्तहिद होके हालात से लड़ा है। वो चाहे 2004-5 वाला अर्थक्वेक हो, वो चाहे 2010 के मेगा फ्लड्स हों, तो माजी के अंदर आप डेंगी देख रहे हैं, डेंगी की वबा आई 2011-12 में, तो ये कौम इकट्ठी भी हुई है, इस कौम ने लड़ा भी है, हुकूमत ने भी अपना किरदार अदा किया है, मीडिया ने भी अपना किरदार अदा किया है, जो आम आवाम है उसने भी अपना किरदार अदा किया है। बात ये होती है कि जब ऐसे मौके आए तो कौम को यकजा और मुत्तहिद करना ये लीडर्स का, ओपिनियन मेकर्स का काम होता है। और अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा जिस तरीके से मामलात को हैंडल किया गया है, उससे ये सारे सवालिया निशान जो हैं हालात ने उनको जन्म दिया है। अब लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट क्लैरिटी ऑफ थॉट और क्लैरिटी ऑफ पर्पस, यानी आपने एंड ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो और आपको पता हो कि मैंने ये अचीव करना है, और फिर रास्ते खुलते हैं, आप लोगों को इकट्ठा करते हैं। देखिए है आपका मैं वन बाय वन उसको एड्रेस करता हूँ। इस वक्त ज़्यादा देखिए, हम तो हाजिर हैं बतौर, हमारी पार्टी से लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, नेशनल असेंबली में पीटीआई के बाद सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भी हम हैं, पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो थे वो हम थे, इस वक्त भी हमारी बहुत बड़ी प्रेजेंस वहाँ पे है। तो देखिए बात यह है कि सिस्टम्स के अंदर कमियां कोताहियां रही हैं। सबसे बड़ी कमी जो हमें महसूस होती है इन हालात के अंदर, वो एक इफेक्टिव लोकल बॉडीज या लोकल गवर्नमेंट्स के निज़ाम का ना होना है। देखिए जहां पे दुनिया के अंदर, और मैं ये सदमत की बात नहीं कर रहा, इसकी डिटेल में जाता हूं, मैं इसकी डिटेल, आप अब डिटेल में जा रहे हैं, लेकिन पहले सिर्फ ये एस्टैब्लिश कर लें, मैं फिर हुमायूं अख्तर साहब की तरफ जाना चाहता हूं कि ये एक निज़ाम का मुकम्मल तौर पर कोरोना वायरस ने, कोविड-19 ने पाकिस्तान के निज़ाम हुक्मरानी को एक्सपोज कर दिया है। वो चाहे पीटीआई हो, इस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट में है, लेकिन खुदा ना यानी पहले कोई और पार्टी भी थी, तो यहां तक तो आप एतराफ करेंगे। मैं डिसएग्री इसलिए करता हूं कि मेरा बड़ा फर्म बिलीफ है कि इट इज़ नॉट द गन, इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन। और देखिए जब अबहाम और कंफ्यूजन टॉप से नीचे ट्रिकल डाउन करे तो फिर कियोस होता है, डिस्ट्रक्शन होती है। जब टॉप के ऊपर क्लैरिटी हो, यानी मैं आपको छोटी छोटी मिसालें देता हूं। देखिए हम जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और इजलास बुलाया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब शरीक थे, स्पीकर कौमी असेंबली चेयर कर रहे थे, हम अच्छी नीयत से गए, मशवरे देने के लिए गए, मिल बैठ के एक पेज पे होने के लिए गए, और हमारा माजी गवाह है, हमारा पास कॉन्टेक्ट आप देखें ना, मिसाके मईशत की बात उस वक्त की जब अभी मईशत के इतने बुरे हालात नहीं थे, अच्छी नीयत से की कि कौम को यकजा किया जाए, मुत्तहिद किया जाए। ओके, अब प्रॉब्लम मैं क्या यहाँ है पे कि मैं जरा हुमायूं साहब को यहाँ पे इन्वॉल्व कर लूं, क्योंकि आपने इसको थोड़ा सा डिस्कशन को तारड़ साहब आगे बढ़ाया है। यानी मैं ये नुक्ता पेश कर रहा हूँ शुरू से कि हमारा पूरा जो निज़ाम है वो टेस्ट हुआ है, एंड इट हैज़ बीन फाउंड
वांटिंग, यानी वो नहीं डिलीवर कर पाया उस तरीके से, ना सेहत के शोबे में, ना इत्तलात के शोबे में, ना सियासत के शोबे में, ना हुक्मरानी के शोबे में, और ना ही रियासती उमूर के शोबे में। लेकिन आपका ही कहना है कि ये निजाम से ज्यादा एक इंडिविजुअल का या लीडर का फेलियर है। हुमायूं अख्तर साहब, जब अगर मैं यही तारड़ साहब का लॉजिक आगे लेके आऊं, तो इस वक्त जो वो इंडिविजुअल एट द टॉप है, वो जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, पीटीआई की गवर्नमेंट है, और इस गवर्नमेंट के का जो जो कम अज कम मुझे जो प्रॉब्लम रहा है वो ये है कि सारे बहरान में जो रवैया रहा है हुमायूं अख्तर साहब, वो नेगेटिव रहा है। यानी लीडरशिप बाय सेइंग नो, अप्रोच क्या रही है, हम नहीं लड़ सकते, हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास जो है वो उस तरह की कुव्वत नहीं है, हमारे पास रीच नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, यानी ना 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 ना, ये रही है गवर्नमेंट, ये रही है अप्रोच। तो मेरा ख्याल है तारड़ साहब का जो जो नुक्ता है वो ये है कि जो लीडरशिप है उसका फेलियर ज्यादा है, निजाम का फेलियर कम है। तारड़ साहब, हुमायूं अख्तर साहब। मैं जी जी मैं आपका महफिल का कॉलम था, आर्टिकल था डॉक में, मैं उसको कोट करता हूँ। आपने दुनिया की जो बेहतरीन मिसालें हैं कोविड हैंडलिंग की, साउथ कोरिया, चाइना, जापान वगैरह, ये मिसालें दी हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, और आपने डिदरिंग का बताया है कि हेसिटेंसी थी बरतानिया में और कुछ यूरोपियन ममालिक में, और ये मैं देखिए, लेट्स फेस सम फैक्ट्स। 72 साल में हमने जो सोशल सेक्टर है उस पे वो तवज्जो नहीं हमारे मुल्क में दी गई। अब ये कहना कि सिर्फ एक लीडर बैठा हो और वेंटिलेटर्स अगर हमारे पास 3 लाख हैं और हमें 10 लाख चाहिए, तो वो लीडर जो है वो कहीं से पूरे कर देगा, क्योंकि वो दुनिया में कहीं मिल तो रहा ही नहीं अभी। तो मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ। हमारा हेल्थ का निज़ाम, हमारा सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम कमज़ोर हुआ है, लेकिन आप इस मुल्क में क्रेडिट दीजिए कि ये अनप्रेसिडेंटेड, पिछले 100 साल का अनप्रेसिडेंटेड ये क्राइसिस है, वो जो 1918 का फ्लू था, या जो 2 वर्ल्ड वॉर्स आई, ये वर्ल्ड वॉर से भी मुख्तलिफ नौइयत की क्राइसिस है। लेकिन हम फिर भी, हमने एक मुल्क में जितने भी वसाइल थे, जितने भी इदारे थे, जितनी भी इलेक्टेड लीडरशिप है, उसको इकट्ठा किया नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में, जिसमें तमाम हुकूमतें मौजूद हैं, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में, जिसमें तमाम हुकूमत के नुमाइंदे मौजूद हैं, तमाम इस मुल्क के इदारे, वो इदारे जिस पे इस मुल्क की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जैसे इंटेलिजेंस के इदारे हैं या फौज के, वो तमाम इस वक्त शामिल हैं। देखिए हुआ क्या है, तो फेलियर किसका है फिर हुमायूं साहब? मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। फेलियर अमेरिका में भी बहुत बड़ा है जी, फेलियर बरतानिया में भी बहुत बड़ा है, फॉर हुसैन, यू नो दैट, एंड वो दुनिया के अमीर तरीन मुल्क है। देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है, ये मैं अब अपने पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत नहीं, आपने पाकिस्तान में देखा है, मेरी पाकिस्तान के बहुत से रूरल एरियाज में, KPK में, साउथ पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में ऐसी कुछ इंडस्ट्री है जिसका मेरा रूरल एरिया से ताल्लुक रहता है। उधर किसी किस्म का कोई अवेयरनेस नहीं है, उधर लाइफ एज नॉर्मल जा रही है। ओके, मुख्तलिफ थ्योरीज की बना पे मुख्तलिफ लाइफ स्टाइल देखा ये गया है। दो चीजें देखी गई हैं, और आपने भी इसका जिक्र किया है कि एविडेंस सारा एनेक्डोटल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कम से कम साउथ एशिया में जो कंटेजियन का रेट है, जो वबा फैलने का रेट है, वो नहीं है जो बाकी दुनिया में है। दुनिया में इस वक्त 45 लाख लोग मुब्तला हो चुके हैं, पाकिस्तान में 40,000 भी नहीं हुए। दुनिया में इस वक्त 3-3.25 लाख लोग मर चुके हैं, पाकिस्तान में शायद 1000 भी अभी अल्लाह की मेहरबानी से। देखिए, एक ये चीज है। दूसरी ये चीज कि आप कर्फ्यू भी लगा दें, क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान में कर्फ्यू लगाएंगे, शहरों में लगा देंगे, लोग पाकिस्तान के वो पूरी बात उस तरह नहीं सुनते। वो अमेरिका की तरह नहीं है कि 95। तो ये किसका फेलियर? ये भी तो हमारा ही फेलियर है ना सर। अब ये फादुसैन में पॉइंट मुकम्मल कर लो सिर्फ। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने कहा है कि लाइव्स और लाइवलीहुड की डिबेट है, उसमें एक बैलेंस रखा जाए और स्ट्रिक्टली सिचुएशन वॉच की जाए और आहिस्ता आहिस्ता खोला जाए
और स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग एंड क्वारंटीन को, ये बहुत इफेक्टिवली चल रहा है। मैं नहीं गवाह हूँ, मैं लोगों की फैक्ट्रियों में जानता हूँ जिधर केसेस डिटेक्ट हुए हैं। मैं जानता हूँ कि जब फ्लाइट्स, स्पेशल फ्लाइट्स आ रही हैं, उसमें जो हुकूमती निजाम है, जो ब्यूरोक्रेसी कैसे मूव करती है, इसको मद्देनजर रख के ये निजाम सामने लाया गया है। इसको डेली वॉच किया जाएगा, जिधर एक सर्ज होगा उधर टाइटनिंग की जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो लाइवलीहुड का मामला है उसको भी खोला जाएगा। मैं थोड़ा सा अगर नुक्से को आगे बढ़ाऊं कुंडी साहब, देखिए एक तो ये अभी हुमायूं अख्तर साहब ने बात की, मैंने इस पे लिखा भी था कि हम बार बार कोट करते हैं अमेरिका और बरतानिया का एग्जाम्पल। मेरा ख्याल है वो गलत एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पे जो फेलियर हुआ है, देखिए हमारे वजीर आजम भी कह रहे हैं कि जनाब देखिए वो तो इतने अमीर मुल्क हैं, अगर वो नहीं कर पाए तो फिर हम कैसे करें। मेरा ख्याल है ये गलत एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर अमेरिका में या बरतानिया में फेलियर हुआ है तो वो इसलिए नहीं हुआ कि उनके पास पैसे नहीं है, वो इसलिए हुआ है कि उनकी लीडरशिप ने गलत फैसले किए थे। जर्मनी जो है या दीगर ममालिक हैं या वियतनाम है, वियतनाम के पास अमेरिका से ज्यादा वसाइल तो नहीं है, लेकिन उनकी लीडरशिप में फैसले ठीक है। तो ये गवर्नमेंट, हमारी मौजूदा गवर्नमेंट एग्जाम्पल भी गलत दे रही है बिल्कुल। लेकिन बहरहाल कुंडी साहब अब जरा आगे चलते हैं, मैं थोड़ा पॉजिटिव होना चाह रहा हूं। ये बहरान आ गया, ये इंशाल्लाह किसी वक्त तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये हुमायूं अख्तर साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस दुनिया के लिए। क्या कुंडी साहब हमारी सियासी जमातें, हमारी रियासत, हमारे इदारे कुछ सबक सीखेंगे इससे? क्या इसके बाद हम वो रिफॉर्म कर पाएंगे जो अगर हम पहले कर लेते तो शायद आज हमारे इस तरह की नाकामियां न होती? फंडामेंटल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, हेल्थ के निज़ाम में, एजुकेशन के निज़ाम में, गवर्नेंस के निज़ाम में, पॉलिटिक्स के निज़ाम में, क्या ये रिफॉर्म हम कर पाएंगे या एक बार फिर हम सो जाएंगे? कुंडी साहब। फाज साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की और मैंने पढ़ा भी था जो आपने लिखा था। लेकिन देखें, हम तो हमेशा मिसालें ये हुकूमत फ़ॉरेन कंट्रीज़ की उस वक्त देती है जो चीज़ उनको सूट करती है, बाकी चीज़ों पे वो नहीं देती है। हुमायूं अख्तर साहब भी बड़े अच्छे एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन है। अगर मेरी ख्वाहिश अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ ऐसे सुलझे हुई उनकी टीम होती तो शायद वो कुछ कर पाते। लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया, अब देखें जब चीज़ होती है, हुमायूं साहब ने बात की कोऑर्डिनेशन कमेटी की। देखें जैसे तारड़ साहब ने बात की कि माजी में फ्लड आए, स्वात ऑपरेशन हुआ, हमारे जो ज़लज़ला है, तो उसमें देखें लोग, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, वे इस पॉलिटिकल लीडरशिप, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाया, सबको इकट्ठे लेकर चले और सब चीज़ों में हम कामयाब हुए। स्वात ऑपरेशन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसमें IDPs आए और फिर हमने उनको वापस सेटल डाउन किया। तो ये चीज़ें बहुत हमारे पास मिसालें हैं। लेकिन चीज़ें आपने बात की हेल्थ की या एजुकेशन की, अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम ये बात करते हैं, हमारे जो PTI के जो बाकी जो दोस्त हैं जो कि अपने वो जो उनको जो टॉकिंग पॉइंट्स देते हैं वो पढ़ते हैं कि जी ये तो 30 साल से हमें ये चीज़ मिला। और भाई 30 साल में तो यही सियासतदान था जो आज आपके साथ भी हैं। अब अगर हम बात करें कि ये 7 साल में खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, आप एक हॉस्पिटल, मैं कहता हूँ एक हॉस्पिटल बता दें जहाँ पर फ्री एक्सरे होता हो, आजकल नहीं है कोई। सारे जो है उन्होंने MTI सिस्टम लेके आए, सब कुछ प्राइवेटाइज टाइप कर दिया। लेकिन मैं आपको सिंध में बता सकता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप फ्री इलाज करा सकते हैं, बाईपास की। लेकिन ये रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे जब तक आप इकट्ठे नहीं। वज़ीर-ए-आज़म साहब तो अपोजिशन के साथ बैठने पसंद नहीं करते, कहते मैं नहीं बैठ। भाई अपोजिशन को भी कोई शौक नहीं आपके साथ बैठने का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं। ये इस वक्त जो है वो वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, अब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं, उनको लीड लेना चाहिए। आप देखें कि चेयरमैन बिलावल ने जो पार्लियामेंट में स्पीच की, उन्होंने कहा आप हमारे वज़ीर-ए-आज़म आप आगे बढ़ें। कश्मीर के इशू आए, हमने आपको कहा कि जी आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। इंडिया के साथ इशू है, हमने आपको कहा आप आगे बढ़ें, आपके साथ हैं। इस वक्त सियासत का, इस वक्त हम जंग की सूरत हाल में हैं। हमें इस वक्त जो है मुल्क के लिए कुछ करना है, उसके बाद हम पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन जो आपने रिफॉर्म्स की बात की, बड़ी अच्छी आपने बात की, ये चीज़ें होनी। तो ज़्यादा आप होपफुल नहीं है, यानी आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि ये इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि हमें एक दूसरे पर इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए, बल्कि आए हम PTI के दोस्तों को ले जाते हैं सिंध, हम अपने दिखाते हैं कि हमने हेल्थ में क्या किया, एजुकेशन में क्या किया है। ये हमें ले जाएं जो इनके 7 साल में KP में जो इनकी हुकूमत रही है, क्योंकि पंजाब में तो थोड़ी हुकूमत रही है, 7 साल इनकी KP हुकूमत रही है। वहाँ पर हमें एजुकेशन रिफॉर्म्स बता दें, हेल्थ रिफॉर्म्स बता दें। अगर इनके बेहतर हुए तो हम सिंध में अडॉप्ट कर लेंगे, अगर हमारे सिंध में बेहतर हमने किया तो इनको चाहिए कि वो KP में अडॉप्ट कर लें। कुंडी साहब BRT का भी जिक्र कर लेना। सर मैं क्या अब मतलब है कि मैं तो पॉलिसी कहता हूँ, अब हमारी BRT तो कोरोना हो चुका है, क्योंकि 29 अरब का प्रोजेक्ट 100 अरब क्रॉस कर चुका है।
एक लंबी चार्जशीट है। मैं चाहे बनी उसकी बात करूँ, क्या नाम है, बालम जैबा की बात करूँ, एजुकेशन की बात करूँ, ब्यूटिफिकेशन ऑफ पेशावर की बात करूँ, एहतसाब कमीशन आपने KPK का बंद कर दिया। आप तो चोरों को पकड़ रहे थे, जब वो आपके खिलाफ हो गया आपने एहतसाब कमीशन बंद कर दिया है। KPK में एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। मेरा जो CM है KPK का, वो वजीर था, जब उसने सरकारी फंड अपने अकाउंट में डाल दिया था, जाती अकाउंट में। और भाई आपके जाती अकाउंट में कैसे? अगर ये कोई गलती से पीपल्स पार्टी का कर लेता तो ये पता नहीं PTA वाले क्या कहते। अब ये तो यानी अब एजुकेशन रिफॉर्म तो ये आपके जो मुराद सही साहब है, उनके वालिद साहब जो है स्टूडेंट वीज़ा पे जो है ना ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। अगर आपके इतने एजुकेशन रिफॉर्म अच्छे थे तो आपके वालिद साहब स्टूडेंट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया इस उम्र में क्या करने जा रहे थे? तो ये यानी तारड़ साहब, आप बताएं अपने 7 साल में। बिल्कुल ठीक है तारड़ साहब, लेकिन फिर ये अगर यही हालात हैं तो फिर खुदा ना खास्ता कल को अगर इससे को बड़ा बहरान आ गया, खुदा ना खास्ता, देखिए अगर वही हम भी बार बार ये बात करते हैं और ये बात दुरुस्त है कि ये अल्लाह ताला का करम है कि हम इस वक्त उस सतह पर नहीं पहुंचे बहरान की जहां पे अमेरिका या इटली या स्पेन या दीगर ममालिक पहुंचे। लेकिन इसमें हुकूमत का कोई खास रोल नहीं है, ये अल्लाह ताला का करम है। कल को खुदा ना खास्ता अगर कोई ज्यादा बड़ा बहरान आ गया तो ये तो पूरा निजाम धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो अगर हम अभी भी कुछ सबक नहीं सीख रहे तो फिर यानी कि फिर हम किस तरफ जा रहे हैं? तारड़ साहब, साहब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि ऑल्दो कंपैरिजन नहीं है, ये पेंडेमिक है, वो एपिडेमिक था, बट क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ पर्पस और कंफ्यूजन ना हो तो आप क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हैं। 2011 में डेंगू आता है, हम वी लुक एवरीवेयर फॉर अ क्योर, हम श्रीलंका से डॉक्टर्स मंगवाते हैं, श्रीलंकन हाई कमिश्नर से रब्ता करते हैं, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर कोलंबो से रब्ता करते हैं। श्रीलंकन डॉक्टर्स आके कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब, हमें खदशा है कि अगर इसको कंट्रोल ना किया गया सिर्फ लाहौर में 25,000 अमवात होंगी, खुदा ना खास्ता। अब देखिए, उस दिन के बाद वी डिडंट लुक बैक, हमने कमर कस ली, रोज सुबह 6 बजे मीटिंग, और यकीन मानिए हमारे पास वो अभी तक वो SOPs और मैनुअल्स प्रिंटेड फॉर्म में पड़े हैं। लोगों के घरों के अंदर स्प्रेज, लार्वा हंटिंग, यानी ये देखिए ना, आजकल भी डिसइंफेक्टेंट का दौर है ना जी, आपकी कितनी यूनियन काउंसिल्स, कितने वार्ड्स हैं जहां पे स्प्रे किया गया है, कितने घर हैं जहां सील करके प्रॉपरली GPS मॉनिटरिंग के थ्रू बताया गया है कि जी ये एरियाज जो हैं यहाँ पे डिजीज प्रेवलेंट है। अब प्रॉब्लम कंफ्यूजन कहां पे है? मैं एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं इसी से, क्योंकि वही उसका जवाब फिर मैं हुमायूं साहब से लूंगा। देखिए, इस गवर्नमेंट का जो पोजीशन रही है पहले 2, 2.5, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, शुरू के दिनों में, खान साहब का ये कहना था कि जी हम लॉकडाउन इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि अगर हमने लॉकडाउन किया तो हमारे पास वो वसाइल नहीं है, हम अपने जो कमजोर तबका है वो भूख से मर जाएगा। सवाल ये है कि अगर PMLN की गवर्नमेंट होती, आपने बड़ी करीब से देखा इस निजाम को और कुंडी साहब ने भी, क्या ये मुमकिन है कि हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान 3 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए अपने एफिशिएंट गवर्नेंस सिस्टम के जरिए जो कमजोर तबका है उसको भूख से मरने से बचा सकती है, हम उनको फीड कर सकते हैं? ये सकत, ये कुव्वत है इस निजाम में, अगर सही लीडरशिप हो तो ये मुमकिन है। सबसे बिल्कुल मुमकिन है। सबसे पहली बात यह है कि आपने GPS मैपिंग का सहारा लेना है, आपने टेक्नोलॉजी को टू इट्स फुलेस्ट इस्तेमाल करना है, आपने जियो टैगिंग करनी है कि भाई इस यूनियन काउंसिल, इस तहसील, इस डिस्ट्रिक्ट, इस सूबे में केसेस का जो नंबर है, वॉल्यूम है, ज्यादा है, आप वहां मुकम्मल लॉकडाउन करें। आपके पास केस फ्री एरियाज हैं, वहां पे आप लाइवलीहुड लोगों का कंटिन्यू रखें। इट्स अबाउट प्रायोरिटीज कि आपने कहां पे क्या चीज कब देनी है और कैसे देनी है। आपने किया क्या? आपने पहले दिन कहा ये जानलेवा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर लाइव टेलीविजन पे कह रहा है, नोइंग कि दुनिया में अमवात हुई हैं, कि ये जानलेवा नहीं है, ये बूढ़े और बीमार लोगों को होता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने टेलीफोन पे रिंगटोन चला दी कि ये जानलेवा नहीं है। 4 दिन बाद आपने कहा नहीं सॉरी ये जानलेवा है। आपने वो रिंगटोन चेंज की, आपने कहा ये गर्मी में मर जाता है। उसके बाद WHO ने कहा भाई क्या कर रहे हैं, ये गर्मी में नहीं मरता, देयर इज नो सच एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। फिर आप आगे चलिए, आपने आगे जाके जब लॉकडाउन किया तो लॉकडाउन की डिबेट के अंदर हफ्ते जाया कर दिए, आपने इस बीमारी के हवाले से कंफ्यूजन फैलाई। ये एग्जांपल है लीडरशिप के फेलियर का जिसका आप जिक्र कर रहे थे, स्पेसिफिक एग्जांपल है।
बार बार आपकी गवर्नमेंट कहती रही कि हमारे पास पैसे नहीं है, लोग भूख से मर जाएंगे, लेकिन ये जमातें कह रही कि अगर अच्छी लीडरशिप होती तो हम लोगों को फीड कर सकते हैं। ये लीडरशिप फेलियर है, इस पर रिस्पॉन्ड करें। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम जो है वो एहसास प्रोग्राम है, जिसमें 200 से ज़्यादा बिलियन से ज़्यादा और बहुत ही इफेक्टिवली और ट्रांसपेरेंटली इसको चलाया जा रहा है। जीपीएस मैपिंग की बात की तारर साहब ने। जीपीएस मैपिंग जो पाकिस्तान की सबसे टॉप सतह पे इस वक्त सहूलत मौजूद है, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की, उनको बरूए कार लाया जा रहा है। राब्ते की बात की, राब्ता इस वक्त पाकिस्तान का सारी दुनिया से, यही नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी और एनसीओसी के तहत पूरे दुनिया में हम राब्ते में हैं। ये कौन सी दवाई कहाँ बन रही है, लाइसेंसिंग किस दवाई के लिए हमें चाहिए, कहाँ से प्रोक्योर करनी है, और जो हमारी अपग्रेडेशन है अपने हेल्थ सेक्टर के लिए, उसकी अपग्रेडेशन क्या है। तारर साहब ने बात की लोकल गवर्नमेंट्स की। फाद हुसैन, इस वक्त 40 कैंटोनमेंट बोर्ड जो हैं पाकिस्तान में, जिसमें बेशतर में आई थिंक PMLN की हुकूमत है, जिसमें मेरा हल्का भी शामिल है, वो पूरे के पूरे काउंसलर्स उनके मौजूद हैं। लेकिन मेरे हल्के में जो लाहौर का एक हल्का है, उसमें हमने अपने रिसोर्सेज जमा करके और अपनी जो हमारी वर्क फोर्स होती है, बगैर किसी टाइगर फोर्स या किसी और फोर्स के, बगैर किसी इंतजामिया के 10,000 राशन के बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अभी तक, और ईद पे अलहदा करेंगे। और जो लोकल बॉडीज हैं, कम से कम मेरे हल्के में कैंटोनमेंट बोर्ड की, उसमें एक बैग भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नारे बहुत लगाए गए हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुत बड़ी फोर्स होती है, हर MNA MPA के पास, टिकट होल्डर के पास 5-5, 10-10 हजार इफेक्टिव वर्कर्स होते हैं। अगर आप काम करना चाहें तो हुकूमत में ना होते हुए भी आप वो काम कर सकते हैं। यानी अगर हम चाहते हैं तो हम अपने कमजोर तबके को, आखिरी पॉइंट मैं ये कहूंगा, देखिए, लेट्स नॉट पॉलिटिसाइज द मैटर। लेट्स, जो 72 साल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में या सोशल सेफ्टी नेट इंफ्रास्ट्रक्चर में खामियां हैं, वो एक आदमी बैठ के नहीं पूरा कर सकता। वो एक आदमी कोशिश कर रहा है, वो सबको इकट्ठा ला रहा है, तमाम इदारों को इकट्ठा ला रहा है, और अभी तक हमारा हॉस्पिटल सिस्टम ओवरवेल्म नहीं हुआ। अभी तक कोई ये सुनने में नहीं आया, खुदा ना खास्ता, कि लोग घरों में बच्चे या बूढ़े भूखे मर रहे हैं। अभी तक हम इसको संभाल सके हैं। कुंडी साहब, ये जो एक ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो ड्रॉ कर रहे हैं मायूं अख्तर साहब, ये क्या, इससे हम ये मैसेज दे रहे हैं कि सब अच्छा है, सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है, और अगर अगला बहरान आएगा तो फिर जब हमें मुश्किलात पड़ेंगी तो फिर भी हम कहेंगे नहीं, क्योंकि पहले मामला ठीक थे तो इसलिए हमने तो कुछ सबक नहीं सीखा। क्या हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं कुंडी साहब? देखिए फाज साहब, अब हम डिबेट इस पे कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमने ये नहीं बताया और ये नहीं हमने डिस्कस किया कि जो इस वक्त जंग की सूरत हाल होती है तो हम अपने डिफेंस या अपने आर्मी को सपोर्ट करते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें जी ये असला चाहिए, कारतूस चाहिए, टैंक चाहिए, मिसाइल चाहिए। इस वक्त जो हमारी जो फ़ौज है या हमारे जो जर्नल इस वक्त हैं, वो हैं डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिक्स। अब उनकी सुने कि वो क्या कह रहे हैं, उनके पास किस चीज़ की कमी है, उनको हमने किस तरीके से सपोर्ट करना है, क्योंकि वो जंग लड़ रहे हैं इस वक्त। अगर हॉस्पिटल जो है वो ओवरवेल्म नहीं हुए, अगर हो जाए तो खुदा न खास्ता जो लड़ रहे, देखिए अब ये डॉक्टर यहाँ तक मजबूर हो गए हैं कि रिज़ाइन कर रहे हैं। मेरे अपने सूबे में LRH सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पेशावर का, उसमें 4 डॉक्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया है कि हम नहीं कर सकते, हम मतलब है कि हम फुली इक्विप्ड नहीं हैं। तो देखिए, जब तक आप अपने फोर्सेस को इक्विप नहीं करेंगे, अभी तक हम इस पूरे सिनेरियो में जितना भी टाइम गुजर गया है, हम अपने फौज को इक्विप नहीं कर सके लड़ने के लिए। उसके बाद खुदा न खास्ता देखें, अगर कल एक और वो आता है, जैसे आपने बात की, तो हम बोलेंगे अब ये देखिए, मैंने पहले ओपनिंग कहा था क्वेश्चन मार्क्स रेज ऑन NDMA का क्या काम है, डिजास्टर के लिए हमने बनाया ना। तो डिजास्टर तो देखें दुनिया में तो ये स्टडीज हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो ये उनको उनके साथ लिंक अप होना चाहिए था, उनको लिंक अप अभी भी लिंक अप होना चाहिए कि आपको इतने आपके पास जो फंडिंग है, आपके पास चीज़ें हैं, आपकी इदारा इसीलिए बना है कि आप जो है क्राइसिस जो है उसको आप मैनेज करेंगे, जो डिजास्टर है उसको मैनेज करेंगे। तो उन्होंने तो मतलब है कुछ नहीं किया, तो उनको भी चाहिए वो करें। हुकूमत अपनी जगह पे करेगी। हुमायूं साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वो अपने हल्के में जिस तरीके से लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह बाकी लोग भी कर रहे हैं, और करने भी चाहिए, उससे भी ज़्यादा करना चाहिए। और ये चीज़ नहीं है, खुदा न करे, और ऐसी बात नहीं है कि हम कोई भूख से मतलब है कि कोई लोग मरेंगे, लेकिन ये चीज़ बहुत खतरनाक है। हम अपने पड़ोसी को खाना दे सकते हैं, अपने
मोहल्ले वाले को दे सकते हैं, अपने इलाके वालों को दे सकते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि मौलवी साहब ने कम से कम एक हमारा एक प्रोग्राम है BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि अभी तो उनका नाम खैर उन्होंने चेंज कर दिया, एहसास रख दिया, लेकिन मेन तो वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था और हमने अक्रॉस द बोर्ड किया, आज उससे हम मुस्तफीद हो रहे हैं और 1 करोड़ जो है अपने 20 लाख फैमिलीज को दे रहे हैं। आई थिंक आपका पॉइंट आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आ गया। बिल्कुल गुजार हूं तीनों मेहमानों का ज्वाइन किया, इंपॉर्टेंट डिबेट थी। नाज़रीन देखिए, असल चीज इस वक्त ये है कि जो भी हमारे फेलियर्स हुए हैं उससे हम सबक क्या सीख रहे हैं, क्योंकि हमें तैयार रहना है अगली बारी खुदा ना खास्ता अगर इससे बड़ा बहरान आए। और इसलिए अगर हम सबक नहीं सीखेंगे और वो बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं करेंगे जिसकी जरूरत है, वो तमाम फेलियर जो एक्सपोज हुए हैं उनको अगर हम करेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हम खुदा ना खास्ता जो आने वाले दिनों में अगर कोई इस तरह का मसला आता है तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। ये वो लेसन है जो हमें सीखने चाहिए और उम्मीद है कि तमाम सियासी जमातें, तमाम हुक्मरान वाकई में ये लेसन जो है इनको इंटरनलाइज करेंगे। देखने का बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह।